हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग जो क्लास 12th के स्टूडेंट है या आप लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के या बीएससी के किसी भी सेमेस्टर में आप लोगों का सॉल्यूशंस यूनिट दे रखा है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को देखेगा क्योंकि इस पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, कौन से, हेनरी लॉ, राउल्ट लॉ या जितने भी गैस की सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड लॉ हैं जैसे डाल्टन लॉ, उसके बारे में कि गैस कितना ज़्यादा सॉल्युबल है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, तो उसको देखने से पहले, राउल्ट लॉ को देखने से पहले, राउल्ट लॉ आप लोगों को पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में भी है, पेपर में पूछा जाता है, तो उसको देखने से पहले हम लोगों को हेनरी लॉ पता होना चाहिए। ठीक है, हेनरी लॉ, तभी मैंने यहाँ पर को हेनरी लॉ लिखा भी है, तो टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो इसलिए मैंने हेनरी लॉ को पहले ही यहाँ पर को नोट करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो हेनरी लॉ बेसिकली हमसे कहता क्या है, या राउल्ट लॉ, हेनरी लॉ बेसिकली एक तरीके से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस से डील करते हैं। ठीक है, किससे डील करते हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, अब गैस की सॉल्युबिलिटी मतलब गैस कितना घुल सक रही है। ठीक है, किस में घुलेगी? फिर गैस किस में घुलेगी? किसी भी सॉल्वेंट में या किसी भी लिक्विड में घुलेगी ना। यहाँ पर को रफ में लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं रफ में लिख रहा हूँ तब। ठीक है, मेन तो यहाँ पर को लॉ मैंने ऊपर पे को लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किसमें? किसी भी लिक्विड में या किसी भी सॉल्वेंट में कितनी है करके, उसको देखने के लिए हमारा कौन सा लॉ आया? हेनरी लॉ। और इसी से रिलेटेड इसी का जैसा एक लॉ है, उसको क्या बोलते हैं? राउल्ट लॉ या डाल्टन्स लॉ करके भी आता है, वो तो बात की बात है। ठीक है, तो इसको देखने से पहले आप लोग देखिएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का हमारा जो रिलेशन होता है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है हमारी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को अभी मैं शॉर्ट में टेम्परेचर और यहाँ पर को कैपिटल टी से इसको डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, कैपिटल टी से इसको डिनोट कर देता हूँ। तो देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस हो गई टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इससे हम लोगों को एक मेन चीज क्या पता चलती है, इसी को लिखना है आप लोगों को, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी? टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी? डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, जिस भी लिक्विड में या जिस भी सॉल्वेंट में हम लोग ये गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटेगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर अगर बेसिकली घटेगा तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस कितना घुल रही है किसी भी लिक्विड या किसी भी सॉल्वेंट में, वो क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा। तो इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन होता तो वो चीज बढ़ती, टेम्परेचर बढ़ता तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती, टेम्परेचर घटता तो सॉल्युबिलिटी भी घटती। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग हेनरी लॉ में। हेनरी लॉ भी बेसिकली यही चीज कहते हैं हमसे। ठीक है, हेनरी लॉ भी बेसिकली यही चीज कहते हैं, तो उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ तो देखिएगा हेनरी लॉ बेसिकली हमसे क्या कहते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सबसे मेन बात, लोगों को लॉ पता होता है, बहुत सी चीजें पता होती है, लेकिन छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, कैसे? इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई भी गैस की बात अगर हम कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर हम लोग किसी भी गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं, कब? कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, टेम्परेचर में क्या है? नो चेंज। यही चीजें लिखनी है आप लोगों को, ये तो खाली मैं शॉर्ट में इसको लिख रखा है। ठीक है, टेम्परेचर में अगर कोई भी चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर में कितना अमाउंट, या कह सकते हो कि कितना कंसंट्रेशन, ठीक है, कितना कंसंट्रेशन या कितनी मात्रा है, कितना अमाउंट हमारा गैस का डिसॉल्व है। ठीक है, गैस का डिसॉल्व है किसमें? किसी भी लिक्विड में, किसी भी लिक्विड में हमारा गैस डिसॉल्व है। ठीक है, उसका कितना अमाउंट है, कितना कंसंट्रेशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, अगर मैं इसको अगर ऐसे करके लिखना चाहूँ, अगर इसको मैथमेटिकली अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, तो मैथमेटिकली इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूँ? जो अमाउंट ऑफ गैस है, या मास बोल सकते हैं, या कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन बोल लो, मात्रा, या ये मात्रा, कितनी मात्रा गैस की है। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके का? प्रेशर ऑफ गैस। अब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो M कह दो, या M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो P कह दो। ठीक है, तो इससे क्या चीज पता हमको चलती है कि अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, डिफरेंट टाइप की गैसेस है हमारे पास, जैसे CO2 गैस हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, दुनिया भर की गैसेस हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, बहुत सारी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में भी। तो उनकी सॉल्युबिलिटी है, किसी की भी सॉल्युबिलिटी अगर हम लोग लिक्विड में देख रहे हैं, लिक्विड की बात चल रही है, ठीक है, लिक्विड में कोई भी सॉल्वेंट में, तो प्रेशर इनकी के साथ क्या देखा जाता है कि उसका जितना अमाउंट किसी भी गैस के अंदर डिसॉल्व है, किसी भी गैस का कितना अमाउंट किसी भी लिक्विड या सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर। तो हेनरी लॉ को अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ, वो तो हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, मास या कंसंट्रेशन, कितनी मात्रा डिसॉल्व है किसी भी गैस की किसी भी लिक्विड के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, जैसे जैसे मास बढ़ेगा गैस का किसी भी लिक्विड या सॉल्वेंट के अंदर, हम उसको घोल लें, ठीक है, तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज के साथ जो मास है वो भी इंक्रीज बोल सकते हैं, या ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज, ये डिक्रीज होगा तो मास डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज, ऐसे करके आप लोग इसको बेसिक आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको और लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं? देखो, मास या कंसंट्रेशन एक ही बात है, M इक्वल टू, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर को? K
मल्टीप्लाई बाय पी, ठीक है। तो ये बेसिकली हेनरी लॉ का जनरलाइजेशन था कि हेनरी लॉ क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में वही चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी भी गैस का मास या अमाउंट, ठीक है, किसके, प्रेशर के, ठीक है। एम इक्वल टू के पी, यहाँ पर को के कांस्टेंट हो जाएगा। तो इजी है हेनरी लॉ, ठीक है। हेनरी लॉ तो काफी ज्यादा इजी है। अब देखना एक बार एक चीज हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। हेनरी लॉ में क्या हुआ, फिर कुछ चेंजेस आए, ठीक है। हेनरी लॉ को इसके बाद का मॉडिफाई करा गया, ठीक है, मास के बाद वाला मॉडिफाई करा गया। वो क्या करा गया, हेनरी लॉ को डाल्टन गए हो या अदर साइंटिस्ट ने अगर थोड़ा मॉडिफिकेशन कराया, हेनरी लॉ का मॉडिफिकेशन आया, तो क्या चीज आई उस पर, ऐसा बोला गया कि जो हमारी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस है, ठीक है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। ये बात तो हम लोगों को पता है, ठीक है, प्रेशर के। और जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस है, यही चीज अब मैं सॉलिबिलिटी लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हर किसी को पता है, कैसे लिखते हैं उसको, एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, एक्स ए एक्स बी, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पर को, एक्स बी, ठीक है। एक्स बी मतलब कि सॉल्यूट, सॉल्यूट ऐसे आप लोग इसको जनरलाइज वे में ले लो कि सॉल्यूट, ठीक है, क्योंकि घोल किसको रहे हम, गैस को, ठीक है। तो गैस के जो भी हम लोगों ने सॉल्यूट लिया है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ से हम लोग एक आइडिया निकाल सकते हैं, अगर मैं इसको रब कर दूं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन, जिसको मैंने शॉर्ट में एक्स भी लिख दिया, ठीक है। अब इसको देखना हेनरी लॉ के इसी के आगे का, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसके बाद का देखो कैसे कैसे लिख सकता हूँ। तो इससे हम लोगों को क्या चीज़ पता चल जाती है, ये देखना, ठीक है। इससे हम लोगों को क्या पता चल जाती है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। यही है हमारा बेसिकली हेनरी लॉ का जनरलाइजेशन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर को P इक्वल टू एक कांस्टेंट लगा दो के एच, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, तो मोल फ्रैक्शन, ठीक है, किसी भी गैस की अगर हम लोग बात कर लें, सॉल्यूट है जो, यहाँ पर को हेनरी कांस्टेंट बोल देंगे, ठीक है इसको। तो ये आ जाएगा हमारे पास हेनरी लॉ का बेसिकली जो ज़्यादातर जाना जाता है, ठीक है। बेसिकली हेनरी लॉ ऐसे ही करके आता है, ठीक है। तो के एच क्या हो जाएगा यहाँ पर को, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है, हेनरी कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या आइडिया पता चला कि प्रेशर अगर हमारा बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हाई प्रेशर में क्या होगा हमारा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी, लो प्रेशर में क्या होगा हमारा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटेगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, हेनरी लॉ के कुछ ना कुछ क्या है, लिमिटेशन भी आएंगे, ठीक है। हेनरी लॉ के कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी आएंगे। तो लिमिटेशन देखने से पहले हम लोग क्या देख लेते हैं हेनरी लॉ के कि ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ये डिपेंड करते हैं हमारा नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। दूसरा ये डिपेंड करते हैं हमारा नेचर ऑफ किस चीज़ में इसको घोला जा रहा है, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट या लिक्विड कह लो, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट या लिक्विड कह लो। तीसरा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि ये किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे, कि कितना टेम्परेचर है हाई। मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटती है, ठीक है। तो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर और प्रेशर पे भी ये डिपेंड करते हैं हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो ये चीज़ें हेनरी लॉ को डिसाइडिंग एक फैक्टर बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर बोल सकते हैं, या किस किस चीज़ों पर हमारा हेनरी लॉ या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड करती है वो चीज़ बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देख लेते हैं कि हेनरी लॉ के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं, ठीक है। तो हेनरी लॉ का एप्लीकेशन आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा ही है। क्या चीज़ होता है कि जैसे आप लोगों ने कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, पेप्सी है या कोक की बोतल है, तो उसमें क्या होता है कि CO2, ठीक है, जो CO2 गैस है, ये भी तो हेनरी लॉ का ही एक हम लोग एप्लीकेशन बोल सकते हैं। कैसे, जो CO2 गैस है, CO2 गैस को डिसॉल्व किया जाता है, इतना आप लोगों को जनरल आइडिया होगा। CO2 गैस को किस में डिसॉल्व किया गया, जो कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक है। क्यों, क्योंकि उसका थोड़ा फ्रेशनेस इनहांस करने के लिए या टेस्ट उसका बढ़ाने के लिए, ठीक है। जो CO2 गैस उसमें डिसॉल्व रहती है हाई प्रेशर में रहती है, ठीक है, हाई प्रेशर में। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ से देख रहे हो कि हाई प्रेशर से ही रिलेटेड हमारा क्या था, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा था सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रही थी। तो हाई प्रेशर से जो है CO2 है, ये क्या है, कोल्ड ड्रिंक में डिसॉल्व अच्छे से हो रही है, तो उसकी वजह से वो CO2 की ये जो कोल्ड ड्रिंक है हमारी, उसकी फ्रेशनेस बढ़ी है, टेस्ट इनहांस हो रहा है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। उस पर कोल्ड ड्रिंक का हम लोग यहाँ पर को वो थोड़ी ना देख रहे हैं कि टेस्ट वगैरह, ठीक है। तो हाई प्रेशर होने की वजह से क्या हो रहा है, CO2 उसमें अच्छे से डिसॉल्व हो रही है कोल्ड ड्रिंक के अंदर। तो ये किसका, हेनरी लॉ का ये एक एप्लीकेशन बोल सकते हो। और एक और चीज़ बोल सकते हो कि जैसे हमको पता है कि रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, ऑक्सीजन और CO2 गैस का एक्सचेंज होता है। तो क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप लोगों को पता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो
अच्छे से डिजोल्व नहीं होगी, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन अच्छे से डिजोल्व होगी। तो किस वजह से हो रहा होगा ये, कहीं ना कहीं CO2 का प्रेशर क्या होगा, लो होगा किसके कंपैरिजन में, ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का ज्यादा प्रेशर होगा तभी तो ब्लड के साथ डिजोल्व होकर क्या कहते हैं हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प कर रही है ना, ठीक है। तो ये हम लोग एप्लीकेशन लिख सकते हैं, और सॉफ्ट ड्रिंक्स में तो पता ही है। और एक और चीज, बेसिकली ये केमिस्ट्री से रिलेटेड तो है नहीं, लेकिन एक और चीज आप लोग ये चीज देख सकते हो, जैसे हमारे पास कोई सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक है, उसको अगर हम लोग हाई टेम्परेचर, मतलब कि अगर हम लोग उसको फ्रिज में या फ्रीजर उसको लो टेम्परेचर में नहीं रख रहे हैं, तो क्या होगा, वो उतना अच्छा बेटर उसका टेस्ट नहीं आता। लेकिन अगर हम लोग उसको लो टेम्परेचर में रख देते हैं, तो लो टेम्परेचर में रख दे रहे हैं तो क्या होता है, इससे हम लोग कहीं ना कहीं ये चीज रिलेट कर सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो बढ़ रही है, ठीक है, लो टेम्परेचर में। लो टेम्परेचर में हमारा जो क्या है कोल्ड ड्रिंक है या सॉफ्ट ड्रिंक है, वो क्या है, टेस्ट उसका अच्छा है। तो इससे हम लोग क्या चीज निकाल सकते हैं कंक्लूजन की, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 या गैस है वो क्या है, लो टेम्परेचर में अच्छी हो रही होगी कोल्ड ड्रिंक के अंदर, ठीक है। तभी तो बाहर रखे हुए कोल्ड ड्रिंक को उतना अच्छा बेटर टेस्ट नहीं आता। ये बस एक बेसिक में आप लोगों को हेनरी लॉ का एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है, इसको आप लोग वो नहीं बोल सकते हो, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर रिलेट नहीं कर सकते हो। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि हेनरी लॉ के इस पे देखना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ देखना चाहें, ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ या हेनरी लॉ की क्या क्या कमियां वो देखना चाहें, तो क्या चीज़ है कि हेनरी लॉ हमारा कब वैलिड है, जब प्रेशर एक एक्सटेंड तक हो, ठीक है, एक्सटेंड ऑफ प्रेशर कहीं ना कहीं कुछ रेंज है, ठीक है। एट वेरी हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा देते हैं तो हेनरी लॉ हमारा एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। एट वेरी हाई प्रेशर बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, एट वेरी हाई प्रेशर जो हेनरी लॉ है वो कहीं ना कहीं इतना अच्छा जो इसका हेनरी लॉ है, ठीक है, इतना अच्छा इसका रिजल्ट नहीं मिलता है, ऐसे करके बोल सकते हो, ठीक है। एट हाई प्रेशर ये लॉ उतना अच्छा काम नहीं करता। और टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, तो टेम्परेचर भी बोल सकते हैं हम लोग डिसाइडिंग फैक्टर। तो ये भी इसका एक कहीं ना कहीं लिमिटेशन है कि टेम्परेचर का क्या रोल है, लो टेम्परेचर पे क्या कंडीशन होंगी, उसके बारे में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करा, ठीक है। एक उस पर बोल लेना, एक एक कौन सा इक्विलिब्रियम कंडीशन या एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोल लेना, तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो उस पर क्या चीज़ होगी वो नहीं बताया। और एक और लिमिटेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हेनरी लॉ है, जो इसमें गैस डिजोल्व हो रही है ना, तो केमिकली रिएक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, केमिकली रिएक्ट नहीं कर रही है किसके साथ, जिसमें इसको घोला जा रहा है, ठीक है, केमिकली रिएक्ट नहीं कर रही है, केमिकली डू नॉट रिएक्ट विथ किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ, ठीक है। ना ही गैस जो सॉल्यूट है वो ना ही डिसोसिएट हो रही है ना ही एसोसिएट हो रही है, ठीक है, सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं कर रही है। तो ये क्या बोल सकते हैं हम लोग, हेनरी लॉ के इतने सारे क्या बोल सकते हैं, लिमिटेशन बोल सकते हैं। और बेसिकली एक और चीज़ हेनरी लॉ से हम लोग को ये चीज़ पता चली कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अच्छा एक बार ये देखना, P इक्वल टू KH इंटू एक्स, ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल है, कब, जब हेनरी कांस्टेंट है, यहाँ पर को लगा दे रहे हैं KH इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट। तो एक चीज़ हम लोग को यहाँ से ये पता चल रही है कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, ठीक है। तो जैसे जैसे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटेगी, और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अगर घटेगी किसी भी गैस के लिए तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ेगी, ठीक है। ये क्या है, इनवर्स रिलेशन इनमें, तो ये चीज़ है। लेकिन इस पे एक और चीज़ आप लोग देख सकते हो कि एक चीज़ हम लोगों ने देखी थी, अगर मैं शॉर्ट में यहाँ पर को लिखना चाहूँ तो सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी हो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के, ये चीज़ हम लोग को हेनरी लॉ का पहले भी पता था। और एक और चीज़, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। तो यहीं से तो हम लोगों ने हेनरी लॉ का जनरलाइजेशन दिया था ना। तो ये हेनरी कांस्टेंट वाला भी एक मेन रोल निभाते हैं, कब, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, हेनरी कांस्टेंट किसके साथ इनवर्स रिलेशन में है, कौन सी चीज़, हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है। तो इतना ये हो जाएगा हमारा हेनरी लॉ का। तो अब आ जाते हैं हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट जो है राउल्ट लॉ, ठीक है, इसी के लिए आप लोग अभी तक वेट कर रहे थे, ठीक है। राउल्ट लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको समझने की कोशिश करेगा। राउल्ट लॉ बेसिकली हेनरी लॉ से रिलेटेड है, ठीक है, ये भी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस या मोल फ्रैक्शन बोल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर, इन सबसे रिलेटेड है, ठीक है। तो हेनरी लॉ क्या बताते हैं हमारा कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पर को भी क्या होगा हमारा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पर को लिख देता हूँ कि टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का, ठीक है, माना कि हमारे पास दो कंपोनेंट है, ए और बी हमारे दो कंपोनेंट है, ये किसी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है, ठीक है। ए और बी हमारे किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहे हैं। सॉल्यूट वो भी कौन से वाले, वॉलेटाइल सॉल्यूट बोल सकते हो, ठीक है, वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब इवेपोरेट हो जा रहे, ठीक है। तो दो हमारे क्या है, सॉल्यूट है, ए और बी मान लो, ठीक है, ये किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, तो इनका जो वेपर प्रेशर होगा, जैसे कि हमारे पास क्या होगा, इसको भी देखते हैं हम लोग मैथमेटिकली। पहले आप लोग इसको स्टेटमेंट देख लो कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होते हैं, ठीक है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होते हैं सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का, ठीक है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर कितना है उस कंपोनेंट का जो सॉल्वेंट है, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। तो इसको एक बार देखने की कोशिश करिएगा
इसको देखने की कोशिश करेगा मैथमेटिकली, ठीक है। मैथमेटिकली इसको एक बार देख लेते हैं तो उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको देखेगा, जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास कितने हैं, दो कंपोनेंट है ए और बी, ठीक है, ये डिसॉल्व है किसी भी सॉल्यूशन में। तो अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की बात कर रहा हूँ, ये अगर स्टेटमेंट समझ में नहीं आया तो इसको देखेंगे हम लोग कैसे। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा वो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट ए लिख सकता हूँ, पी नॉट मतलब कि प्योर फेज में उसकी कितना वेपर प्रेशर है। पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का उस सॉल्यूशन में किसके बराबर होगा, पी नॉट ए मल्टीप्लाई बाई जाई ए। यहाँ पर को हमारा जाई ए क्या हो जाएगा, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, पी नॉट ए क्या हो जाएगा, वेपर फेज में उसका प्योर फेज में उसका कितना है वेपर प्रेशर, और पी ए क्या हो जाएगा, इसी कंपोनेंट का कितना वेपर प्रेशर है, ठीक है। इतना आसान है। अब दूसरा क्या बोल सकते हैं हम लोग, पी बी, ऐसे ही बी के लिए भी बोल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, पी नॉट बी मल्टीप्लाई बाई जाई बी मोल फ्रैक्शन, ये एक्स है किसका, जाई ए एक्स से कुछ भी बोलो, मोल फ्रैक्शन ए कंपोनेंट का, बी कंपोनेंट का, ठीक है। तो काफी आसान है। डाल्टन लॉ हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो डाल्टन लॉ क्या कहते हैं कि टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर अगर निकालना चाहे सॉल्यूशन का, पी टोटल कैसे निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, ठीक है। तो डाल्टन का लॉ कुछ नहीं है, बस क्या कर देना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। पी ए प्लस पी बी, या क्या बोल सकते हैं कि टोटल जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो कैसे आ सकता है। और ये बेसिकली एक मेन चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर को बताना चाहूंगा, पी नॉट ए जाइए, आई होप कि विजिबल होगा आप लोगों को, ठीक है। पी नॉट भी जाई भी, ठीक है। ये कब होगा हमारा, ये बस है हमारा किस चीजों के लिए, ये राउल्ट लॉ का ड्रॉबैक भी कह सकते हो। ये किसके लिए, आइडियल गैसेस के लिए, ठीक है। जो गैसेस आइडियल बिहेव करेंगे, आइडियल नॉन आइडियल पढ़ लेना क्योंकि इंपोर्टेंट है। मोलरिटी नॉर्मेलिटी का सिलेबस में तो दिया नहीं है, तो हल्का फुल्का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज देख लेना, वो चीज़ें तब मैंने इंक्लूड भी नहीं करी, तब मैं मोल फ्रैक्शन वगैरह बता भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो आइडियल गैसेस के लिए है, ये राउल्ट लॉ का एक मेन ड्रॉबैक भी बोल सकते हो। तो ये राउल्ट लॉ का जनरलाइजेशन आ जाएगा, और ये डाल्टन्स लॉ बोलते हैं कि पी एस जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर है, दोनों को ऐड कर देंगे, जितने भी कंपोनेंट है उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब एक चीज देख रहे हो आप लोग, ये इस पे देखने की कोशिश करना, वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। वेपर प्रेशर तो मैं बोल रहा हूँ, वेपर प्रेशर क्या होता है, जब कोई भी हमारा जो सॉल्यूट है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ इवेपोरेट हो रहा है, तो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, किसमें, लिक्विड की जो सरफेस है उसमें कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेपर प्रेशर, या जो ये पार्शियल वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर लिखा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। कितना उसके मॉलिक्यूल जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स है वो इवेपोरेट होने के लिए नॉन वॉलेटाइल वॉलेटाइल सॉल्यूट कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं लिक्विड की सरफेस पे, ठीक है, जो डिसॉल्व है, ठीक है, कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इतना क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज देखते हैं, ये तो हमारी बात होगी कि जब दोनों चीजें जो हमने दोनों कंपोनेंट डिसॉल्व किए हैं, ठीक है, दोनों जो सॉल्यूट डिसॉल्व किए हैं किसी भी सॉल्यूशन में, वो क्या है, वॉलेटाइल, मतलब कि वो आसानी से इवेपोरेट हो जा रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज देखने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पर को, ठीक है। एक चीज क्या देखने की कोशिश करेंगे, इसको देखना एक बार, ठीक है। एक चीज क्या देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास क्या है, एक कंपोनेंट मान लिया कि ए कंपोनेंट हमारे पास क्या है, वॉलेटाइल है, और बी कंपोनेंट क्या है हमारे पास, नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। ये चीज भी तो हो सकती है ना, दोनों वॉलेटाइल हो, जरूरी तोड़ने। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर हो सकता है, पी नॉट ए जाई ए, ये हो जाएगा हमारा किसके, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग। और पी बी किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट बी जाई बी, ठीक है, हो जाएगा पी नॉट बी जाई बी। लेकिन हम लोगों ने क्या क्या कहा कि बी नॉन वॉलेटाइल है, तो नॉन वॉलेटाइल है तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूँ मैं, इसकी वैल्यू जीरो, शॉर्ट में यहीं पे को लिख देता हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो। तो पी एस डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग दोनों का वेपर प्रेशर ऐड कर देंगे, जो टोटल वेपर प्रेशर है, तो क्या हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू तो जीरो है, तो पी एस किसके बराबर आ जाएगा, पी नॉट ए जाई ए, ठीक है, पी नॉट ए जाई ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब एक चीज देख सकते हो आप लोग यहाँ पर को, क्या आ सकता है कि पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू जाई ए, ठीक है, पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू जाई ए हो गया, ठीक है, पी एस अपॉन पी नॉट ए जाई ए। अब यहाँ पर को एक चीज देखना, इससे हम लोग क्या निकालेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या चीज है, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अगर मैं 1 माइनस कर देता हूँ दोनों साइड, तो सब्सट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ठीक है, 1 माइनस जाई ए, ठीक है, 1 माइनस जाई ए। तो इतना आप लोग देखो एक बार, इसको देखो, मैं इसके आगे बताता हूँ, ठीक है, इसके आगे देखना, इसको नोट कर लो आप, ठीक है। अब देखना इसके आगे का टर्म देखते हैं, ठीक है, इसके आगे का टर्म यहाँ पर को लिख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखना, एलसीएम ले रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, आसान है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस जाई ए। एक चीज़ आप लोगों को पता होगी, अगर आप लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर 12th में पढ़ा है, तो क्या होता है हमारा, जाई ए प्लस जाई बी इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ कैसे,
ये जाई बी की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ मैं, इक्वल टू 1 माइनस जाई ए। तो इस टर्म को मैं यहाँ पर को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, इस टर्म को यहाँ पर को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो देखना पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा हमारा, जाई बी के। तो ये चीज़ आ जाएगी हमारी, जब हमारे पास क्या है, एक कंपोनेंट वॉलेटाइल है, एक कंपोनेंट हमारा नॉन वॉलेटाइल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल जो हमारा सॉल्यूट है, जो ये नॉन वॉलेटाइल था, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल था, ये क्या डिसाइड कर रहा है इसका मोल फ्रैक्शन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर खाली पी नॉट ए माइनस पी एस होता तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लेकिन डिवाइडेड में पी नॉट ए भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये बेसिकली हमारा राउल्ट लॉ, डाल्टन लॉ और हेनरी लॉ का कंक्लूजन हो जाएगा यहाँ पर को, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हो, मैंने भी अपने चैनल पे वीडियो डाली थी, उसको देख लेना अगर समझ में आया, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।